हेलो स्टूडेंट्स, एन के मित्तल लॉ क्लास में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ पर लिमिटेशन एक्ट के तहत एक इम्पॉर्टेंट लेक्चर कवर करेंगे। लिमिटेशन एक्ट 1963। लिमिटेशन एक्ट की हम बात करें उससे पहले हम यह जानेंगे कि लिमिटेशन एक्ट जो है वह एक सब्सटेंटिव लॉ है या फिर एक प्रोसीजर लॉ है। जैसा कि आप जानते भी हैं कि सब्सटेंटिव लॉ वह होते हैं जो कि राइट्स एंड लायबिलिटीज़ के बारे में बताते हैं, जबकि प्रोसीजर लॉ वह होते हैं जो कि उन राइट्स एंड लायबिलिटीज़ को कैसे इन्फोर्स करना है उसके प्रोसीजर के बारे में बताते हैं। अगर मैं यहाँ पर सब्सटेंटिव लॉ के एग्जाम्पल बताऊँ तो हम उनमें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट एक्सेट्रा लॉस को वहाँ पर इंक्लूड करते हैं। वहीं पर सब्सटेंटिव लॉ के तहत एविडेंस एक्ट, सिविल प्रोसीजर कोड, सीआरपीसी और लिमिटेशन एक्ट। मेरा कहने का मतलब यह है कि जो लिमिटेशन एक्ट है वह एक प्रोसीजर लॉ है। क्लियर है यहाँ तक बात? आगे चलते हैं। अब हमने यह तो जान लिया कि लिमिटेशन एक्ट एक प्रोसीजर लॉ है। अब हम यहाँ पर लिमिटेशन एक्ट की हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। तो आप यह जान लीजिए कि सबसे पहले जो लिमिटेशन एक्ट था वह आया था 1862 में आया था सबसे पहले। उसके बाद में कई बार इसमें अमेंडमेंट हुए, जैसे कि 1871 में हुआ अमेंडमेंट, फिर उसके बाद 1877 में, फिर 1908 में कई बार अमेंडमेंट हुए। जो नए एक्ट्स आ गए वो पुराने को रिपील कर कर आए थे। प्रेजेंट में जो एक्ट है वह है 1963 का एक्ट है, और यह जो लिमिटेशन एक्ट 1963 है यह 1 जनवरी 1964 से इन्फोर्सेबल है। अब हम बात करते हैं कि जो लिमिटेशन एक्ट है, अब हम उसके और पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं कि जो लिमिटेशन एक्ट है वह 2 लीगल मैगजीम पर बेस है। ये हमें पता होना चाहिए कि जो लिमिटेशन एक्ट है वो 2 लीगल मैगजीम पर बेस है। हम सिंपलीफाई तरीके से अगर समझें तो लिमिटेशन एक्ट के तहत हमारे सामने टाइम पीरियड को लिमिटेड कर दिया गया है, टाइम पीरियड को प्रेस्क्राइब कर दिया गया है। अगर हम जनरली स्पीकिंग बात करें, एक एग्जांपल की अगर हम बात करें कि एक क्रेडिटर है, कोई भी एक क्रेडिटर है ए, उसने डेब्टर को कुछ पैसे उधार दिए, वह उसने 3 महीने के लिए उधार दिए। अब 3 महीने के बाद में अगर यहाँ पर बी डेब्टर उन पैसों को नहीं पे कर रहा है तो इस ए के पास, इस क्रेडिटर के पास क्या राइट आ जाएगा? ये सूट फाइल करेगा अगेंस्ट बी। लेकिन एक लिमिटेशन पीरियड है, एक टाइम पीरियड प्रेस्क्राइब है ए के सामने, कितने समय के भीतर इसे सूट फाइल करना है। वो टाइम पीरियड कहाँ पर है? वो लिमिटेशन एक्ट में है। वो टाइम पीरियड प्रेस्क्राइब क्यों करा गया? ताकि जो पार्टीज़ हैं उस टाइम पीरियड के भीतर ही सूट फाइल करें। अगर ऐसा नहीं होता तो ए का मन चाहता 30 साल के बाद सूट फाइल करने का, वो 30 साल के बाद करता तो लिटिगेशन क्या होता फिर और बढ़ता। तो उसके को कम करने के लिए ही लिमिटेशन एक्ट को बनाया गया। और एक बहुत सिंपल रूल है, अगर यहाँ पर ये ए अपने राइट्स के लिए अवेयर रहता तो जो टाइम पीरियड बताया गया है उसके भीतर ही ये सूट फाइल करता। जब कॉज ऑफ एक्शन एराइज हो गया, जब बी ने पैसा देने से मना कर दिया और ए अपने राइट्स के लिए जागरूक है, यह तभी सूट फाइल कर देता बी के अगेंस्ट जाकर। लेकिन इसके विपरीत यह 30 साल के बाद आकर सूट फाइल करता है। क्या समझ आ रहा है कि यह अपने राइट्स के लिए अवेयर नहीं है, ये सो रहा है। तो लिमिटेशन एक्ट जो है वो इन 2 लीगल मैगजीम पर ही बेस है कि पार्टीज़ को अपने राइट्स के लिए अवेयर होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति सो रहा है, वो अपने राइट्स के लिए अवेयर नहीं है, और जो व्यक्ति अवेयर होगा अपने राइट्स के लिए वो टाइम पीरियड के भीतर ही अपना सूट, एप्लीकेशन और अपील कोर्ट में फाइल करेगा। अगर अब मैं बात करूं लिमिटेशन एक्ट के स्ट्रक्चर के बारे में, एक बार भी बात कर लेते हैं कि जो लिमिटेशन एक्ट है उसका पूरा एक स्ट्रक्चर है। हम वहाँ पर सेक्शन भी देखते हैं,
शेड्यूल भी देखते हैं और डिवीज़न भी बताई गई हैं वहाँ, उसे 3 डिवीज़न में बताया गया है उन्हें। अगर मैं सेक्शन की बात करूँ तो लिमिटेशन एक्ट में जो सेक्शन है वो सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 32 तक है, जो कि उसका सब्सटेंटिव पार्ट बताते हैं। इसमें एक बात याद रखिएगा, सेक्शन 32 जो है वो रिपील हो चुका है। जो शेड्यूल है लिमिटेशन एक्ट का वो बताता है, उस टाइम पीरियड ऑफ लिमिटेशन को बताता है वह। यहाँ पर शेड्यूल 3 डिवीज़न में है, फर्स्ट डिवीज़न, सेकंड डिवीज़न, थर्ड डिवीज़न। फर्स्ट डिवीज़न में बताया गया है उससे रिलेटेड सूट्स कब फाइल किए जाएंगे, उनका टाइम पीरियड कब स्टार्ट होगा। सेकंड डिवीज़न अपील से रिलेट करती है। थर्ड डिवीज़न में बताया गया है एप्लीकेशंस को। तो ये हमने स्ट्रक्चर जान लिया लिमिटेशन एक्ट का, ठीक है। अब हम एक तरह से कह सकते हैं कि ये जो पॉइंट्स आपके सामने हैं वो लिमिटेशन एक्ट के फीचर को बताते हैं। आइए अब इनके बारे में जानते हैं। आई थिंक जितना मैंने अभी आपको बताया आपको समझ आया होगा। चलिए अब हम यहाँ पर इसके फीचर्स की बात करते हैं। देखिए, लिमिटेशन एक्ट जो है ना वो रेमेडी को बार करता है, राइट को नहीं। मैंने अभी भी आपको एक एग्जांपल दिया था कि अगर ए एक क्रेडिटर की पोजीशन में है और बी एक डेब्टर की पोजीशन में है, यह क्रेडिटर की ड्यूटी बनती है कि जिस दिन से कॉज ऑफ एक्शन एराइज हुआ उस दिन से वह अपना सूट बी के अगेंस्ट फाइल करती, यह ड्यूटी बनती है। पर अगर उसने ऐसा नहीं करा, जो टाइम पीरियड फिक्स है उस फिक्स टाइम पीरियड में अगर क्रेडिटर के द्वारा बी के अगेंस्ट सूट फाइल नहीं किया गया, तो जो यहाँ पर ए का जो रेमेडी थी वो बार कर गई, तो हम उसे टाइम बार डेब्ट कहते हैं। लेकिन हम यह नहीं कहेंगे कि जो ए का राइट था वो ख़त्म हो गया। और ज़्यादा हम इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, समझिए आप। यहाँ पर अगर कोई डेब्टर है उसके द्वारा टाइम बार डेब्ट, हम सभी जानते हैं टाइम बार डेब्ट क्या है, अभी हमने क्लियर भी कर दिया। अगर कोई डेब्टर है उसके द्वारा टाइम बार डेब्ट क्रेडिटर को देना है, क्लियर है। अब यहाँ पर ये समझ लो, जो यहाँ पर डेब्टर है उसने कोई टाइम बार डेब्ट क्रेडिटर को दे दिया है, टाइम बार डेब्ट। अब डेब्टर यह शिकायत नहीं कर सकता कि यहाँ तो क्रेडिटर ने सूट ही फाइल नहीं किया था। क्यों? क्योंकि लिमिटेशन एक्ट उसके रेमेडी को बार करता है, उसके राइट को बार नहीं करता है। क्लियर था? और एक एग्जाम्पल समझो और क्लियरिफाई समझते हैं हम इसे। जैसे कि एक डेब्टर था, उसने कई रुपए उधार ले रखे थे, कई बार उसने क्रेडिटर से उधार ले रखा था। जब पे करने की बारी आई तो इस डेब्टर ने इसे क्रेडिटर को पेमेंट कर दिया। लेकिन ये याद रखना कि डेब्टर ने जो कई बार उधार ले रखा था क्रेडिटर से, उसमें से कुछ उधार ऐसा था जो कि टाइम बार्ड हो चुका था। लेकिन जब डेब्टर ने पेमेंट करा है क्रेडिटर को, तो उसने नहीं बोला उससे कि वह उसे कौन से टाइम का पेमेंट कर रहा है। यहाँ पर क्रेडिटर ने जो अमाउंट प्राप्त करा, रिसीव करा, उसे उसने टाइम बार डेब्ट में एडजस्ट कर लिया। अब यहाँ पर जो डेब्टर है वो कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर सकता, ना ही वो कोई क्लेम कर सकता इसके लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लिमिटेशन एक्ट के तहत जो क्रेडिटर था उसकी रेमेडी बार हुई थी, उसका राइट बार नहीं हुआ था। क्लियर है? लिमिटेशन एक्ट जो है वो एक्शन को बार करता है, डिफेंस को बार नहीं करता है। एक क्वेश्चन लिमिटेशन एक्ट में अप्लाई होता है, क्या यह लिमिटेशन एक्ट 1963 क्रिमिनल प्रोसीडिंग पर अप्लाई होगा? क्या आंसर होगा? आंसर होगा कि यह क्रिमिनल प्रोसीडिंग पर अप्लाई नहीं होता है। क्यों? क्योंकि एक रूल है कि क्राइम नेवर डाइज, क्राइम कभी नहीं मरता है। इसलिए कोई भी कंप्लेन, जो कि क्रिमिनल केस की कोई कंप्लेन है, अगर उसे फाइल करना है तो वहाँ पर उस पर लिमिटेशन पीरियड अप्लाई नहीं करता है उस पर। क्लियर है? एक क्वेश्चन इसमें यह अराइज होता है, क्या लिमिटेशन एक्ट का जो प्रोविज़न है वो रिट पिटीशन पर अप्लाई होता है? रिट पिटीशन आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में, आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत। अब मैं बता दूं, यह जो लिमिटेशन एक्ट के प्रोविज़न है वह रिट पिटीशन पर अप्लाई नहीं करते। क्यों?
क्योंकि रिट पिटीशन ना तो सूट है, ना अपील है और ना ही एप्लीकेशन है, इसलिए। अब फिर क्वेश्चन अराइज होता है, लिमिटेशन एक्ट अप्लाई कहाँ होता है? लिमिटेशन एक्ट ओनली कोर्ट की प्रोसीडिंग पर ही अप्लाई होता है। क्लियर है? ऐसी कोई भी प्रोसीडिंग जो किसी लेबर कोर्ट, आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल के सामने होती है, वहाँ पर लिमिटेशन एक्ट अप्लाई नहीं करता है। क्लियर है? अब हम बात करेंगे लिमिटेशन एक्ट में सेक्शंस की। तो देखिए, सेक्शन 3 जो है सबसे पहले, जो कि बार ऑफ लिमिटेशन को बताता है, यह अपने आप में एक मैंडेटरी नेचर का है, आवश्यक नेचर का है। क्लियर है? सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए सेक्शन 3 कहता क्या है। ये वो बहुत सिंपल कहता है सेक्शन 3 कि अगर कोई भी सूट, जनरल स्पीकिंग हमने पहले भी बताया था कि जब भी कोई सूट, एप्लीकेशन या अपील कोर्ट में फाइल की जाती है, तो वहाँ पर जो टाइम पीरियड इनके लिए प्रेस्क्राइब कर दिया गया है, उसी टाइम पीरियड के तहत ही पार्टीज के द्वारा सूट, अपील और एप्लीकेशन कोर्ट में फाइल की जाएगी। और सेक्शन 3 यहाँ पर यह बताता है कि अगर टाइम पीरियड जो फिक्स करा गया है, जो टाइम पीरियड प्रेस्क्राइब है, उसके निकल जाने के बाद अगर कोई सूट, एप्लीकेशन या अपील कोर्ट में आती है, तो यहाँ पर कोर्ट के द्वारा ऐसी एप्लीकेशन, अपील और सूट को डिसमिस कर दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि वह बताए गए टाइम पीरियड में नहीं आई है, बल्कि उसके बाद कोर्ट के सामने आई है, इसलिए कोर्ट के द्वारा उस एप्लीकेशन, सूट और अपील को डिसमिस कर दिया जाएगा। क्लियर है? तो ये वाली बात यहाँ पर सेक्शन 3 में बताई गई है, एक जनरल स्पीकिंग रूल है, इसे याद रखना। अगर अब हम बात करें कि आखिरकार यह लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट कब होता है, तो याद रखना जब से वाद लाने का अधिकार एराइज होता है, मतलब सिंपल टर्म्स में जब कॉज ऑफ एक्शन एराइज होता है, तब से ही लिमिटेशन स्टार्ट हो जाता है। अब हम बात करेंगे अगर सेक्शन 4 की, जो कि एक्सपायरी ऑफ प्रेस्क्राइब पीरियड व्हेन कोर्ट इज क्लोज्ड के बारे में बताती है। सबसे पहले याद रखिएगा, सेक्शन 4 जो है वो एक लीगल मैगजीम पर बेस है। देखिए, सेक्शन 4 बहुत सिंपल कहता है कि अगर जिस दिन सूट, एप्लीकेशन और अपील के लिए जो टाइम पीरियड फिक्स है, जब किसी सूट, एप्लीकेशन और अपील के लिए जो टाइम पीरियड फिक्स करा गया था, जो टाइम पीरियड है, जो प्रेस्क्राइब टाइम पीरियड है, और जब उसे कोर्ट में लाया गया, उसी दिन वो उसका आखिरी दिन था उस टाइम पीरियड का, और उसी दिन वह कोर्ट क्लोज हो जाती है। वह टाइम पीरियड जिस दिन एक्सपायर हो रहा था, उसी दिन कोर्ट क्लोज हो जाती है, तो यहाँ पर क्या होगा? यह मैगजीम ये बताती है कि आप खुद सोचिए, अगर कोर्ट क्लोज है, पार्टीज अब अपनी परफॉर्म नहीं कर सकती, उन्हें परफॉर्म करने के लिए कॉम्पेल नहीं किया जा सकता, क्योंकि कोर्ट क्लोज है उस दिन, और उसी दिन सूट, एप्लीकेशन, अपील का जो टाइम पीरियड था वो एक्सपायर हो रहा था। अब क्या होगा? तो बहुत सिंपल आंसर है, जिस दिन भी कोर्ट दोबारा रीओपन होंगी, उस दिन वहाँ पर वह सूट, एप्लीकेशन और अपील फाइल कर दी जाएगी। बहुत सिंपल है ये। अब अगर हम बात करते हैं सेक्शन 5 की, तो सेक्शन 5 को समझने से पहले आपको जनरल स्पीकिंग एक रूल अभी हमने बताया था। हमने सेक्शन 3 आपको बताया था, जनरल स्पीकिंग एक रूल यह होता है कि अगर कोई भी सूट, अपील और एप्लीकेशन हमेशा से ही उनके जो टाइम पीरियड लिमिटेशन एक्ट 1963 में बताया गया है, उसी टाइम पीरियड में उनको फाइल कर दिया जाना चाहिए। पर अगर कोई भी सूट, एप्लीकेशन और अपील टाइम पीरियड जो प्रेस्क्राइब है उसके निकल जाने के बाद कोर्ट में लाई जाती है, तो कोर्ट के द्वारा उन्हें डिसमिस कर दिया जाएगा। लेकिन सेक्शन 5 और सेक्शन 6 इनके एक्सेप्शन है, इस रूल का एक्सेप्शन है। ये क्यों एक्सेप्शन है, यह समझ लो। सेक्शन 5 यह कहता है कि अगर कोई भी अपील या कोई भी एप्लीकेशन, ध्यान से समझना, कोई भी अपील या कोई भी एप्लीकेशन उसके लिए जो भी टाइम पीरियड फिक्स है, उस
प्रेस्क्राइब टाइम पीरियड में कोर्ट में नहीं लाई जाती है, बल्कि टाइम पीरियड निकल जाने के बाद कोर्ट में फाइल की जाती है, तब यहाँ पर अगर पार्टीज यह कहती हैं कि उनके पास प्रेस्क्राइब टाइम पीरियड में उस अपील और एप्लीकेशन को ना लाने के सफिशिएंट कॉज थे, तब अगर कोर्ट चाहे तो उसे एडमिट कर सकता है और जो टाइम पीरियड था, जो डिले हुआ था, उसे कॉन्डोनेशन कर सकता है, मतलब टाइम पीरियड को एक्सटेंड कर सकता है। सेक्शन 3 का एक्सेप्शन हुआ कि नहीं हुआ ये, लेकिन जो बातें ध्यान रखनी है वो समझ लो। सेक्शन 5 जो है वह कहाँ अप्लाई करेगा? सेक्शन 5 केवल अपील और एप्लीकेशन पर अप्लाई करेगा, यह सूट पर और सीपीसी के ऑर्डर 21 के प्रोविज़न पर अप्लाई नहीं करेगा। फिर से बता देती हूँ, याद रख लो ये वाली बात, कई बार पूछी भी गई है। सेक्शन 5 जो है वो कहाँ पर अप्लाई करेगा? सेक्शन 5 अपील पर और एप्लीकेशन पर अप्लाई करेगा। सेक्शन 5 सूट पर और सीपीसी के ऑर्डर 21 के प्रोविजंस पर अप्लाई नहीं करेगा। क्लियर है सेक्शन 5 आपका? आई थिंक अब हम सेक्शन 5 के बाद करेंगे सेक्शन 6, जो कि लीगल डिसेबिलिटी को बताता है। सबसे पहले तो लीगल डिसेबिलिटी क्या है, इसका मीनिंग क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो उसमें क्लियर करा गया है सेक्शन में, इंसेन, इडियट एंड माइनर, और माइनर इंक्लूड्स अ चाइल्ड इन बॉर्न। ये लीगल डिसेबिलिटी है अंडर सेक्शन 6 ऑफ लिमिटेशन एक्ट 1963। अब समझना सेक्शन 6 क्या कहता है। देखिए बहुत सिंपल है, जब टाइम पीरियड चलना शुरू करता है, अगर उस टाइम पर, फिर समझा देती हूँ, जिस टाइम पर प्रेस्क्राइब टाइम पीरियड चलना शुरू करता है, अगर उस टाइम पर कोई पार्टी जिसे सूट इंस्टीट्यूट करना है या डिक्री के एग्जीक्यूशन के लिए एप्लीकेशन लेकर आनी है, अगर वह पार्टी, वह व्यक्ति उस टाइम पर, जिस टाइम पर प्रेस्क्राइब टाइम की गणना की जानी है, उस टाइम पर ही अगर वह किसी प्रकार की लीगल डिसेबिलिटी से अफेक्टेड है, लीगल डिसेबिलिटी से अफेक्टेड मतलब वह इंसेन है, इडियट है या माइनर है, तब ऐसे में यहाँ पर जो टाइम पीरियड उसका स्टार्ट होगा वह होगा आफ्टर डिसेबिलिटी सीज। तब यहाँ पर जब वह डिसेबिलिटी ख़त्म हो जाएगी, तब उसके बाद में उस व्यक्ति का सूट इंस्टीट्यूट करने का अधिकार और डिक्री के एग्जीक्यूशन के लिए एप्लीकेशन लाने का अधिकार स्टार्ट होगा। लेकिन यह डिसेबिलिटी उस टाइम पर होनी चाहिए जिस टाइम पर उस प्रेस्क्राइब टाइम की गणना की जानी है, ये याद रखना। क्योंकि सेक्शन 9 जो हम अभी आगे कवर करेंगे, सेक्शन 9 क्लियर करता है कि अगर एक बार टाइम पीरियड ने चलना शुरू कर दिया, तब उसके बाद कोई भी डिसेबिलिटी क्यों ना हो जाए, टाइम पीरियड नहीं रुकता है। क्लियर है? अब ये समझ लो सेक्शन 6 जो है ना वो कहाँ पर अप्लाई होगा। सेक्शन 6 जो है वो सूट और एप्लीकेशन पर अप्लाई होगा, यह अपील पर अप्लाई नहीं होगा। इसमें और भी प्रोविजंस हैं सेक्शन 6 में, अब वो भी जान लीजिए। अभी मैंने लीगल डिसेबिलिटी की बात करी। एक क्वेश्चन यह अराइज होता है, अगर किसी व्यक्ति को 2 डिसेबिलिटीज़ एक संग हों या फिर एक डिसेबिलिटी ख़त्म होने से पहले ही दूसरी डिसेबिलिटी अराइज हो जाए, तब वहाँ पर क्या होगा? तब ऐसे में जब वो दोनों डिसेबिलिटीज़ ख़त्म हो जाएंगी, उसके बाद उसका टाइम पीरियड जो प्रेस्क्राइब है वो अराइज होगा। एक क्वेश्चन यह अराइज होता है, अगर वह व्यक्ति जो डिसेबिलिटी से अफेक्टेड है वो उस डिसेबिलिटी में ही मर जाता है, फिर उसका जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा उसकी डेथ के बाद में सूट इंस्टीट्यूट करेगा या एप्लीकेशन जो उसे लेकर आनी थी वह उस प्रेस्क्राइब टाइम पीरियड में जो दे रखा गया है उस टाइम पीरियड में वह फाइल करेगा। अब एक बात यहाँ अराइज ये होती है कि अगर उस टाइम पर वह लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी लीगल डिसेबिलिटी से अफेक्टेड होता, तब वहाँ पर भी वही नियम लागू होगा जो शुरू में थे कि पहले वह लीगल डिसेबिलिटीज़ ख़त्म होंगी, उसके बाद में वह
जो टाइम पीरियड फिक्स है उसमें वह अपना किस पर अप्लाई कर रहा था, ये सूट और एप्लीकेशन उनको लेकर आ सकता है। क्लियर था सेक्शन 6 आपका यहाँ तक। अब आप इसमें सेक्शन 7 ये समझिए, अगर कोई ऐसा मामला है जो कि कई लोगों के द्वारा जिसमें सूट और एप्लीकेशन फाइल करने का अधिकार है, पर उन कई लोगों में से कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो कि किसी प्रकार की जो लीगल डिसेबिलिटी है उससे वह अफेक्टेड है, तब क्या होगा? तब अगर मामला इस प्रकार का है जिसे डिस्चार्ज किया जा सकता है उस व्यक्ति की कंसेंट के बिना भी, तो यहाँ पर जो टाइम पीरियड है वो बाकी उन सब के अगेंस्ट, बाकी उन सब के जो कि जिन्हें लीगल डिसेबिलिटी नहीं है उन सब के अगेंस्ट टाइम रन करेगा। यहाँ पर डिस्चार्ज का मतलब क्या है? डिस्चार्ज फ्रॉम एवरी काइंड ऑफ लाइबिलिटी, जिसमें आप इंक्लूड कर रहे हैं इंक्लूड लाइबिलिटी इन रेस्पेक्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। लेकिन एक बात समझ लो, अगर मामला ऐसा है जिसमें उस व्यक्ति की कंसेंट, जिसमें हम उसे डिस्चार्ज नहीं कर सकते हैं, तब वहाँ पर जो टाइम पीरियड है वो उन सबके अगेंस्ट भी तभी अराइज होगा जब वह डिसेबिलिटी ख़त्म हो जाएगी, तभी उन सबके अगेंस्ट भी वह टाइम पीरियड रन करेगा। और सेक्शन 9 तो अभी हम बता ही चुके थे, अगर एक बार टाइम पीरियड चलना शुरू कर देता है तो सब्सीक्वेंट डिसेबिलिटी भी वहाँ पर सूट और एप्लीकेशन दायर करने की समय सीमा को नहीं रोक सकती है। अगर एक बार समय ने चलना शुरू कर दिया तो डिसेबिलिटी भी उसे नहीं रोक सकती है। क्लियर है? तो आज मैंने यहाँ पर अभी लिमिटेशन एक्ट का ओनली लेक्चर 1 कंप्लीट करा है। इम्पॉर्टेंट से इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपके सामने हम यहाँ पर लेकर आए हैं। तो इसी के साथ आज की क्लास यहाँ पर क्लोज़ करते हैं।